नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स चैनल पर। इस वीडियो में हम आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 16 दिसंबर 2024 को पहला शिफ्ट में पूछा गया था। यह पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक डिटेल में सॉल्व करेंगे और बाकी के 50 क्वेश्चन पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। यह पेपर आने वाले आरआरबी जेईई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको एग्ज़ाम का रियल लेवल पता चलेगा, क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलेगा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको समझ आ जाएंगे। मैं हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सिंपल हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप एग्ज़ाम में सेम टाइप के क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो को पूरा देखिए और अगर एक्सप्लेनेशन यूज़फुल लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यह क्वेश्चन अल्फ़ाबेट बेस्ड कोडिंग पर आधारित है। आपको पता होगा कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश में, सबके एक कोड होते हैं। आपको ये कोड्स याद करने हैं, जैसे ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, उसी तरह जेड का 26 हो गया। तो आपको ये कोड जो है अच्छे से याद होने चाहिए, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकें। तो यहाँ हम सबके कोड्स लिखते हैं, जैसे SKIB। तो एस का कोड होता है 19। ये सारे आपको याद करने हैं। के का है 11, आई का है 9 और बी का है 2। उसके बाद देखिए, इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है OGNG में, OGNG। तो ओ जो है उसका कोड होता है 15, जी का होता है 7, एन का हो गया 14 और जी का फिर से 7। तो आप देखिए कि इस ऊपर वाले में क्या हुआ है, 19 से 15 हो, यानी कि -4 हुआ। उसी तरह 11 से 7 हुआ, फिर से -4 हुआ। अब देखिए 9 से 14 हो गया, यानी कि +5, और 2 से 7 यानी कि +5। तो ऊपर के दोनों में -4 हुआ है और नीचे के दोनों में +5 हुआ है। अब हम इसको दूसरे जो ग्रुप है उससे कंपेयर करते हैं। दूसरा ग्रुप है CUCV। अब हम सी में अगर -4 करते हैं, सी का पहले कोड लिख लेते हैं। सी का कोड है 3, यू का 21, फिर सी का 3 और भी का 22। अब अगर हम इसमें -4 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा। -1 जब भी आए तो आपको उसे 26 से माइनस करना है। तो 26 - 1 हो जाएगा 25, और फिर 21 - 4 अगर करेंगे तो वो हो जाएगा 17, और 17 हो गया, और 3 + 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और +5 इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 22 + 5 हो जाता है 27। तो 27 क्या हो गया, 26 से ज़्यादा हो गया, यानी कि 26 कितना ज़्यादा हुआ, +1। तो यहाँ ये 1 हो गया। 26 के बाद फिर से 1 से शुरू होगा। अब देखिए 25 का जो अल्फ़ाबेट है वह है Y। 17 का होता है Q, 8 का होता है H और इसका होता है A। तो आप देख सकते हैं जो कोड होना चाहिए YQHA है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह YQHA है, यानी कि ये कोड काम कर रहा है। अब उसी तरह हम QIRK को देखते हैं। तो Q का कोड होता है 17, I का होता है 9, R का 18 और K का 11। पहले क्या करना है, -4 करना है। ये -4 यानी कि ये हो जाएगा 13, 9 - 4 होगा 5। अब 18 में +5 करना है, तो 18 + 5 हो गया आपका 23, और 11 + 5 हो गया 16। तो अब देखिए 13 का कोड होता है M, 5 का होता है E, 23 का W और 16 का P, यानी कि MEWP इसका सही आंसर होगा। MEWP सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज। तो यह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सोलेनॉइड होता है वह क्या होता है। तो सोलेनॉइड क्या होता है, बेसिकली एक कॉइल होता है इंसुलेटेड वायर का, यानी कि एक ऐसा कॉइल होता है इंसुलेटेड वायर का, और जैसे इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार होते हैं, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड
यहाँ से निकलते हैं। तो ये जो फील्ड्स हैं यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, यानी कि समानांतर होते हैं और यूनिफॉर्म होते हैं। लेकिन कॉइल के जो बाहर हैं, जैसे कि ये फील्ड हैं, ये ना तो समानांतर होते हैं और ना ही यूनिफॉर्म होते हैं। तो इसके अंदर का पूछा जाए आपको तो ये हमेशा यूनिफॉर्म और पैरेलल होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज लाइकली टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो देखिए इसका आंसर प्लास्टिक होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जो प्लास्टिक है वह इन्वायरमेंट में इजीली डिग्रेड नहीं होता है। बाकी चीज़ें जैसे कि पेपर, वेजिटेबल पील्स, वुड, ये सारे इजीली डिग्रेड हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यह पॉलिटिकल साइंस से है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द फाइनेंस कमीशन दैट डिस्ट्रीब्यूट्स टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 280। अगर आपको इलेक्शन कमीशन से पूछा जाता तो आर्टिकल होता 324। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है। इलेक्शन कमीशन को जो आर्टिकल डिस्क्राइब करता है वह है आर्टिकल 324, और फाइनेंस कमीशन क्या है, आर्टिकल 280। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 70 डिग्री, 85 डिग्री एंड 95 डिग्री, देन फाइंड द फोर्थ एंगल। तो हमारे पास यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। तो अब क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, 4 साइड्स होते हैं, और तो यानी इसके 4 एंगल भी होंगे। तो इन चारों एंगल का जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो अब हम n के बदले यहाँ क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। टोटल एंगल 360 डिग्री। अगर यह पेंटागन होता यानी कि 5 साइड वाला पॉलीगॉन होता तो हम n के बदले 5 लिखते। तो हमारे पास जो 3 साइड्स दिए हुए हैं 70, 85 और 95, इनका सम कितना होगा, वो हो जाएगा 250। और टोटल कितना है, टोटल सम है 360। तो हमें जो चौथा एंगल है वह कैसे मिलेगा, 360 - 250 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ दी हुई है, जो पहला सवाल था हमारा। तो आप ध्यान दीजिए कि आपको सारे अल्फ़ाबेट्स के कोड अच्छे से याद होने चाहिए, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन जल्दी और आसानी से एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकें। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए O, N और L, इसका हम कोड लिखते हैं। O का हो गया 15, N का हो गया 14 और L का 12। सिमिलरली AZX, A का होता है 1, Z का 26 और X का 24। MLJ, M का हो गया 13, L का हो गया 12 और J का हो गया 10। YX भी, Y का हो गया 25, X का हो गया 24 और V का हो गया 22। तो यहाँ आप देखिए क्लियरली एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। सबसे पहले जो है 15 में से फिर एक घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे -1 हो रहा है। उसका देखिए यहाँ -2 हुआ। सिमिलरली 1 में अगर -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0, यानी कि 26 हो गया। 26 - 2 24। यहाँ भी 13 - 1 12, फिर यहाँ -2, यहाँ भी -1 -2। एक क्लियर पैटर्न हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ जो पहला ग्रुप है, ये जो पहला ग्रुप है हमारा, ये वाला, इसमें 15 से 13 गया, यानी कि -2 हुआ। उसी प्रकार यहाँ 1 से यहाँ 25 है, यानी कि यहाँ भी -2 हुआ। तो इस वाले और इस वाले में -2 का डिफरेंस आ रहा है, और इसमें भी -2 का डिफरेंस आ रहा है पहला टर्म में। तो यानी कि ये जो 1 नंबर है, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, 4 टर्म दिए हुए हैं। तो पहला और तीसरा में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। दूसरा और चौथा में -2 हो रहा है। अब हमें क्या निकालना है, पाँचवा टर्म निकालना है। तो पाँचवा टर्म क्या हो जाएगा, फिर से यही -2 फॉलो होना चाहिए। तो अब यहाँ m में m है 13 है,
तो -2 करेंगे तो क्या होगा, 11 होगा। तो 11 का कोड होता है k, तो पहला टर्म हमें मिल गया k, यहाँ आप देख सकते हैं पहला टर्म k है, इसमें भी पहला टर्म k है 3 और 4 नंबर में। उसके बाद -1 कर देंगे, तो -1 अगर कर देते हैं तो k का क्या होता है कोड, k का 11 होता है, 11 - 1 10 हो गया, j का 10 होता है, तो k j, यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो सही है। अब j के बाद क्या होगा, फिर -2 हो जाएगा जैसे हर ग्रुप में हो रहा है, तो h का कोड होता है 8, यानी कि सही आंसर हमारा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो नीचे एक सीरीज दिया हुआ है, तो देखिए सीरीज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 1, 13, 28, 46, तो कितना बढ़ रहा है इसे हम देखते हैं। तो 13 में से अगर हम 1 घटाते हैं तो आ जाएगा आंसर 12, फिर 28 में 13 कितना इसमें बढ़ा, 15 बढ़ा। अब 46 में 28 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और 67 माइनस 46 करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। तो क्लियरली एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि हर बार जो है 3 इस सीरीज में बढ़ता जा रहा है। तो 67 के बाद जो आएगा वह 3 बढ़ा हुआ आएगा, यानी कि 24। तो 24 को 67 में हमें ऐड कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 91, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल ऑफ सीड का मतलब होता है कि जो कोई भी फल होते हैं उनके जो बीज होते हैं, तो बीज को कैसे दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता है, उनको कैसे डिस्पर्स किया जाता है। तो एनिमल ये कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो किसी फल को खाते हैं किसी दूसरे जगह पे ले जाकर और वहाँ उसका बीज छोड़ देते हैं, तो उससे क्या हुआ, बीज दूसरे जगह पहुँच गया। उसी प्रकार विंड, हवा के माध्यम से भी उड़कर बहुत सारे बीज जो हैं वो दूसरे जगह पर जाते हैं। उसी प्रकार पानी जो है, पानी भी बहुत सारे सीड्स को डिस्पर्स करता है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है नारियल। लेकिन जो सनलाइट है, सनलाइट किसी भी तरह सीड्स को डिस्पर्स नहीं करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सनलाइट। अगला सवाल देखते हैं, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 9a + 4b + 5c होल स्क्वायर। तो देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है और a + b + c होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें यूज़ होता है। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, a + b + c होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल, इवालुएट 16 + 16 डिवाइडेड बाई 4 - 3 × 3। तो हम इसमें बॉडमस का रूल लगाएंगे। बॉडमस का रूल आप सभी को पता होना चाहिए, BODMAS, B फॉर ब्रैकेट, A फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ सबसे पहले डिवीजन होगा, तो ये हो जाएगा 16, और 16 डिवाइडेड बाई 4 होता है 4, तो +4 लिखेंगे, माइनस उसके बाद होता है मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 9। अब हम इससे आसानी से कर सकते हैं, 16 + 4 हो जाएगा 20, -9 = 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन होने पर सिल्वर और कॉपर का कलर पूछा गया है। तो देखिए सिल्वर जब ऑक्सीडाइज होता है तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है, और जब कॉपर ऑक्सीडाइज होता है तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग बनती है। ये जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है इसे हम पैटिना कहते हैं, और जो ब्लैक कलर की लेयर होती है उसे सिल्वर सल्फाइड कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लैक और ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें मीडियन पूछा गया है, ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। तो मीडियन निकालने के लिए, मीडियन क्या होता है कि जो बीच का वैल्यू होता है उसे हम मीडियन कहते हैं। तो बीच का वैल्यू निकालने के लिए हमें जो हमारे पास यहाँ नंबर्स दिए गए हैं, जो डेटा है हमारे पास, उसे हमें या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो अगर हम इसे अरेंज कर देते हैं तो जो बीच में हमारे पास 2 नंबर आएंगे, एक आएगा 90 और दूसरा आएगा 110। अगर यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये ऑड में होते तो बीच में एक ही नंबर आता, जैसे यहाँ पे 8 हमारे पास नंबर्स हैं, तो 8 नंबर्स का बीच का नंबर जो होगा वो
वह जो होगा चौथा और पाँचवा होगा। तो चौथा नंबर पे आ रहा है 90 और पाँचवा में आ रहा है 110, तो इन दोनों का हम एवरेज निकाल लेंगे, तो दोनों का एवरेज आ जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 men can dig a ditch 26 meter long in 18 days, working 8 hours a day. How many more men should be engaged to dig a similar ditch 39 meter long in 6 days? Each man now working 9 hours a day. तो देखिए, जनरली ऐसे क्वेश्चंस में हम मैन डेज निकालते हैं, लेकिन यहाँ जो पर डे वर्क हो रहा है वह चेंज हो रहा है। पहले यहाँ पे 8 आवर्स ए डे वर्क हो रहा था, उसके बाद में 9 आवर्स ए डे वर्क हो रहा है, तो यहाँ हम मैन आवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली बार जो काम हो रहा है जिसमें 26 मीटर लॉन्ग खुदाई हो रही है, तो उसमें कितना मैन आवर्स लग रहा है वो हम निकाल लेते हैं। तो मैन आवर्स जो है वो है 17 इंटू 18 और 8 घंटे यानी इंटू 8 इज इक्वल्स टू, ये जो मैन आवर है 17 इंटू 18 इंटू 8, ये 26 मीटर खोदने के लिए लग रहा है, इतना मैन आवर। तो यानी कि 1 मीटर खोदने के लिए कितना मैन आवर लगेगा? 1 मीटर के लिए लगेगा 17 इंटू 8 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 26, यानी कि 1 मीटर खोदने के लिए जो मैन आवर लगेगा वह लगेगा 2448 बाई 26। ये 1 मीटर खोदने के लिए लग रहा है, लेकिन इसको हमें खोदना कितना है? 39 मीटर खोदना है। तो 39 मीटर के लिए टोटल मैन आवर कितना लगेगा? इसको हम 39 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इंटू 39। तो 2448 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 39 अगर करते हैं तो यह वैल्यू आ जाएगा 3672, यानी कि 39 मीटर खोदने के लिए हमें 3672 मैन आवर्स रिक्वायर्ड है। तो अब चलिए, जो मैन हैं, जो जितने लोग काम करेंगे वो x ले लेते हैं। अब वो कितने दिन काम करेंगे? 6 डेज काम करेंगे इंटू 6, और पर डे कितना करेंगे? 9 घंटा इंटू 9, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3672। अब हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x आ जाएगा 3672 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 68, यानी कि 68 लोग अगर काम करेंगे 6 दिन तक 9 घंटे पर आवर, तो ये काम पूरा हो जाएगा। तो अब पहले इसमें कितने एक्स्ट्रा लोग लगेंगे पूछा हुआ है, तो पहले कितना थे? पहले जो लोग थे 17 लोग थे, तो अब क्या करेंगे? 68 माइनस 17 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्फ पोलिनेशन इज पॉसिबल ओनली इन, यह देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो पोलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम स्टमन टू पिस्टिल, इसको हम पोलिनेशन बोलते हैं। स्टमन क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक फ्लावर का, और पिस्टिल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टमन मेल होता है और पिस्टिल फीमेल। तो स्टमन में क्या होता है? एंथर होता है, यहीं पे पोलन होते हैं, और यही पोलन पिस्टिल में ट्रांसफ़र होता है और उसमें फ्यूज़ होकर फिर सीड फॉर्म करता है। तो सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन मतलब एक ही फूल के स्टमन से पिस्टिल में पोलिनेशन होना। तो यह किस फूल में पॉसिबल है? जिसमें दोनों स्टमन और पिस्टिल प्रेजेंट हैं, और जिस फ्लावर में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। अगर दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो तो उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही ये पॉसिबल है। अच्छा, साथ में देखिए, ये दोनों तब पॉसिबल है जब दोनों एक साथ ही मैच्योर हों। अगर कोई एक मैच्योर नहीं हुआ है तो पोलिनेशन सक्सेस नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। P is the sister of Q's brother R. S is the husband of Q and T is the son of S. How P is related to T? तो यहाँ पे देखिए Q's brother R लिखा हुआ है, इसका मतलब है
कि Q का भाई R है, Q का भाई है R, यानी कि R जो है एक बोल सकते हैं कि एक मेल है, क्योंकि वो भाई है। किसका भाई है? Q का भाई है। अब अच्छा, Q का भाई है यहाँ पे R, हम मेल को प्लस साइन से डिनोट किए हैं, ये प्लस। अब P इज़ द सिस्टर ऑफ Q's ब्रदर R, यानी कि P जो है वो सिस्टर है R की, तो यहाँ पे हम P लिखते हैं, और P क्या है? फीमेल है, माइनस साइन। R और P कैसे रिलेटेड हैं? ये दोनों भाई बहन हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, S इज़ द हस्बैंड ऑफ Q, तो S जो है वह Q का हस्बैंड है। तो अब देखिए, Q पता चल गया कि अब Q फीमेल है, क्योंकि S जो है वो हस्बैंड है, S हस्बैंड है Q का। अब Q, R और P ये तीनों भाई बहन हो गए, और S जो है वह Q का हस्बैंड है। उसके बाद देखिए, T इज़ द सन ऑफ S, तो T जो है वह सन है S का, यानी कि S और Q ये दोनों T के फादर और मदर हो गए। अब पूछा है हाउ इज़ P रिलेटेड टू T, तो ये जो P है, ये P कौन है? Q की सिस्टर है, यानी कि T से कैसा संबंध होगा इसका? मम्मी की बहन, यानी कि मदर सिस्टर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द टर्म फ्रॉम अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो देखिए, सीरीज़ को ध्यान से देखिए। अच्छा, सीरीज से पहले यहाँ पे देखिए ऑप्शंस देखिए, इसमें सारे में लास्ट में 175 है, तो हमें ये जो नंबर्स हैं 20, 25, 35, ये नंबर्स को हमें नहीं देखना है, क्योंकि लास्ट में वो सब में कॉमन ही है, 175 तो आना ही है। हम ये सीरीज़ देखते हैं, इस सीरीज़ में क्या हो रहा है। तो देखिए, इसमें क्या हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे अल्फ़ाबेट्स के कोड पता होने चाहिए। जैसे हम O है, OJH, O का कोड होता है 15। उसके बाद सबका हम पहला अल्फ़ाबेट देखते हैं। इसमें देखिए, O का पहला अल्फ़ाबेट क्या है? O का है 15। M का क्या है? M का है 13। उसके बाद K का क्या है? K का 11। I का 9, और फिर G का क्या है? 7। तो सब में क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। तो G में -2, G यानी कि 7 है, -2 करेंगे तो 5 का क्या होता है? E होता है। तो पहला तो E होगा, पता चल गया। दूसरे में क्या हो रहा है? दूसरे को देखिए, JHK, तो J का कोड है 10, H का कोड है 8, F का कोड है 6। तो इसमें भी क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। तो यहाँ देखिए, B का कोड है 2, तो इसका 2 - 2 क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो 0 यानी कि 26, 0 और 26 इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे E के बाद आ जाएगा Z, क्योंकि 26 का कोड, 26 का जो अल्फ़ाबेट है वो Z है। उसके बाद देखिए, तीसरा यहाँ पे H है, H, F, D, इन सब का H का कोड क्या है? तो आप देखेंगे कि इसमें भी -2 हो रहा है। तो इसलिए अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो इसका जो आंसर है वो आएगा X। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, A man sold an article for 346 by first giving a D% discount on its marked price and then another discount having the same nominal value in rupees. If the marked price of the article is 1730, then what is the value of D? तो देखिए, यहाँ पे एक आर्टिकल है जिसका जो मार्क्ड प्राइस है वह 1730 रुपये है। उसके बाद वह उसमें D% डिस्काउंट दे रहा है, और D% डिस्काउंट देने के बाद वह फिर से उतना ही डिस्काउंट दे रहा है जितना का वो पहले डिस्काउंट दिया था, यानी कि 2 बार सेम अमाउंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो हम सबसे पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो मार्क्ड प्राइस है
मार्क प्राइस है 1730। चलिए हम MP मार्क प्राइस लिख लेते हैं 1730। इस पे डिस्काउंट D% का मिल रहा है, तो टोटल डिस्काउंट वैल्यू कितना आएगा, डिस्काउंट हो जाएगा D इज इक्वल्स टू 1730 इंटू D/100, यानी कि डिस्काउंट कितने रुपए का मिलेगा, तो डिस्काउंट जो मिलेगा वह मिलेगा 17.3D। तो डिस्काउंट 17.3D मिला। अब यही डिस्काउंट फिर से दोबारा मिल रहा है, तो फिर से माइनस कर देते हैं 17.3D। अब जो फाइनल प्राइस आएगा 2 बार डिस्काउंट मिलने के बाद वह कितना आ रहा है 346, क्योंकि 346 में सामान को बेच रहा है। तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या बनेगा, पहले प्राइस था 1730, इसमें डिस्काउंट मिला 17.3D, फिर दोबारा डिस्काउंट मिला 17.3D। अब इसका दाम कितना हो गया 346। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं D का वैल्यू निकालने के लिए, तो यह हो जाएगा 1730 माइनस 34.6D इज इक्वल्स टू 346। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें D का वैल्यू मिल जाएगा, और वो कितना आएगा, D का वैल्यू आएगा 40। तो यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज़ द ताज महोत्सव हेल्ड। ये देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और आपको इस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स अच्छे से याद कर लेना है। तो इसका सही आंसर है नियर द ईस्टर्न गेट ऑफ ताजमहल। इस टाइप के वन लाइनर जो हैं बहुत सारे PDF मिल जाते हैं वन लाइनर्स के, आप उन्हें इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चैतन्य महाप्रभु वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस सेक्ट्स। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु जो थे वो वैष्णव धर्म के एक महान संत थे, और ये भगवान श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे और भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द ट्रेड्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एज द शेयर्ड बाय द गिवन ट्रेड्स। तो देखिए यहाँ पे एक पैटर्न आपको देखना होगा कि क्या हो रहा है। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे जो वर्ड है, सबसे यहाँ LIFE लाइफ है, उसके बाद IFEL है। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट बस ना अपना पोजीशन बदल रहे हैं। यहाँ पे E देखिए लाइफ में E जो है वह चौथा नंबर पर है, उसके बाद वह तीसरे नंबर पे आ गया, उसके बाद वह दूसरे नंबर पे आ गया। उसी तरह F को देखिए, लाइफ में F को देखिए, F यहाँ पे तीसरा नंबर पे था, फिर दूसरा नंबर पे आ गया, फिर पहला नंबर पे आ गया। यानी कि यहाँ हर अल्फ़ाबेट एक पोजीशन पीछे जा रहा है। तो अगर हम इसी पैटर्न को ऑप्शन में ढूंढेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑप्शन 1 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k² माइनस 3k फॉर विच द नंबर 58k764 इज डिविजिबल बाई 11। तो कोई भी नंबर 11 से तब डिविजिबल होता है जब उसका ऑड पोजीशन का सम और इवन पोजीशन का सम का डिफरेंस 0 या फिर 11 का मल्टीपल हो। तो यहाँ और जो पोजीशन है हमेशा हमें राइट से लेफ्ट की ओर देखना है। तो यहाँ ऑड पोजीशंस का सम निकालते हैं। पहले ऑड पोजीशन में क्या है, 4 + 7 + 8 इज इक्वल्स टू 19। इवन पोजीशन में क्या है, 6 + k + 5, तो ये हो गया 11 + k। अब डिफरेंस निकालना है तो हम 19 से इसे माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 11 + k। ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर इससे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 8। अब इस इक्वेशन में से पुट करते हैं, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 माइनस 3k, यानी कि 8
3 या 24, तो आंसर आ गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक पोल कास्ट ए शैडो ऑफ लेंथ 42 मीटर एट अ टाइम when a tree of 12 meter high cast a shadow of length 16 meter. Find the height of the pole. तो यहाँ हमें पोल का हाइट निकालना है, तो इसे हम ड्राइंग के थ्रू समझते हैं। देखिए, एक सपोज यहाँ पे एक पोल है, इसका हाइट हमें निकालना है, ये x मान लेते हैं, और इसका जो शैडो है, शैडो का लेंथ है 42 मीटर, 42 मीटर। तो ये कुछ एंगल यहाँ पे बनाएगा इसके साथ, सपोज थीटा। अच्छा, और अब यहाँ पे एक पेड़ भी है, पेड़ का हाइट हमारे पास गिवन है 12, और ये जो शैडो बना रहा है इसका लेंथ गिवन है 16। देखिए, चूंकि सूरज हमसे बहुत दूर है, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल जो होगा वो दोनों में सेम होगा, क्योंकि सूरज इतना दूर है तो उसके जो किरण होती हैं वो एक दूसरे से पैरेलल होती हैं। तो ये जो सूर्य की किरण जो यहाँ पे आ रही हैं, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल होंगी, इसलिए ये एंगल और ये एंगल दोनों का सेम होगा। अब हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट बाई एडजेसेंट, यानी कि x बाई 42 इज इक्वल्स टू 12 बाई 16। तो यहाँ से हम डायरेक्टली x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x इज इक्वल्स टू होगा 12 इंटू 46 डिवाइडेड बाई 16, तो सही आंसर आ जाएगा 31.5। Which of the following is a viral infection that can be transmitted through sexual contact? तो देखिए, यहाँ तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें से कौन कौन से जो डिजीज़ हैं वो वायरस के थ्रू होते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है, ट्यूबरकुलोसिस होता है बैक्टीरिया से, गोनोरिया भी होता है बैक्टीरिया से, एड्स जो है ये होता है HIV वायरस के थ्रू, और सिफिलिस जो होता है ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो सही आंसर हो जाएगा एड्स, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा डिजीज़ है जो बैक्टीरिया से नहीं होता बल्कि वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू। तो देखिए, इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई, अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। सही आंसर इसका 1 है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। B, C, D, F and H have different marks. Only one person has scored between C and D. Only the person has scored between H and D. Only one person has scored between H and D. F has scored less than C and D. How many people have scored less than B? तो इसे हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे 5 स्टूडेंट हैं और सब ने क्या है, अलग अलग स्कोर किया है। ओनली 1% हैज स्कोर्ड बिटवीन C एंड D। तो यहाँ C और D के बीच में केवल एक जन स्कोर किया है। तो चलिए मान लेते हैं कि C और D है, उसके बीच में एक गैप छोड़ देते हैं। ओनली 1% हैज स्कोर्ड बिटवीन H एंड D। अब देखिए D और H के बीच में भी एक ही जन स्कोर किया है।
जाहिर सी बात है कि डी जो है, डी के इस जगह पे जो खाली जगह है यहाँ पे तो एच नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बीच में एक जन ही स्कोर किया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक गैप होगा और उसके बाद एच होगा। इतना तो क्लियर हो गया दोनों स्टेटमेंट से। एफ हैज़ स्कोर्ड लेस देन सी एंड डी। अब जो एफ है वो सी और डी दोनों से कम स्कोर किया है, यानी कि जाहिर सी बात है एफ यहाँ पे होगा, क्योंकि सी और डी दोनों से कम स्कोर किया है और जगह एक ही बचा है यहाँ पे। अब क्वेश्चन है हाउ मैनी पीपल हैव स्कोर्ड लेस देन बी। तो देखिए खाली जगह जो बचा वही बी होगा। अब बी से कम कितनों ने स्कोर किया है, तो 1 2 3, तो सही आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 26, 7 boxes D, E, F, R, S, T and U are kept one over the other but not necessarily in the same order. U is kept immediately above T, E is kept immediately above D, only F is kept above S, only 2 boxes are kept above U, E is not kept at third position from the bottom. How many boxes are kept between R and F? तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। U is kept immediately above T. U is kept immediately above T. इसका क्या मतलब हुआ कि U के जस्ट ऊपर T है, तो चलिए कहीं U अगर यहाँ है तो उसके नीचे T है, क्योंकि U is kept immediately above T. E is kept immediately above D. तो सपोज E अगर यहाँ है तो उसके नीचे D, ये सीक्वेंस होगा E और D, यानी E और D साथ में होंगे और U और T एक साथ ऐसे होंगे। ओनली F इज केप्ट अबव S, तो यहाँ पे क्या है, ओनली F इज केप्ट अबव S, तो F और S कहीं ना कहीं यहाँ होंगे। और देखिए इसमें ये भी बताया गया कि ओनली F इज केप्ट, यानी कि ये सबसे ऊपर F होगा, यानी कि F और S ये जो जोड़ा है ये सबसे ऊपर है। अच्छा, ओनली 2 boxes आर केप्ट अबव U, तो U के ऊपर केवल 2 बॉक्सेस हैं, यानी कि इससे क्लियर है कि F S है, उसके नीचे यहाँ पे U और T होगा। ये 4 हमें क्लियर हो गया, F S U T सीक्वेंस मिल गया। E इज़ नॉट केप्ट एट थर्ड पोजिशन फ्रॉम द बॉटम, तो देखिए ये तो हमने यहाँ से ले आया। अब E और D बच गए और एक सातवां बच रहा है F तो ऑलरेडी है, R, एक R हमारे पास छूट गया था। तो अब देखिए E और D चूँकि साथ में है, तो अगर R को हम इन दोनों के ऊपर प्लेस करते हैं, मैं इसे फिर से एक बार आपको लिख देता हूँ। अभी हमारे पास है F S U T और E और D एक साथ हैं। बोला गया कि E इज़ नॉट केप्ट एट थर्ड पोजिशन, यानी कि जाहिर सी बात है कि E को थर्ड पोजिशन में नहीं होने के लिए E को एक पोजिशन नीचे आना होगा, E और D। तो ये जो जगह खाली बच रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। अगर R को E और D के नीचे रखते तो E क्या होता, नीचे से थर्ड पोजिशन में होता, तो हमें वो नहीं रखना है। तो हमारा जो फाइनल सीक्वेंस है वो ऐसे है। अब क्या पूछा गया है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन R एंड F, तो R है यहाँ पे और F है, उसके बीच में कितने बॉक्सेस हैं, तो 1 2 और 3, यानी कि 3 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन 4 आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 27, a question is followed by 2 statements numbered 1 and 2. You have to decide whether the data provided in the statement are sufficient to answer the question. Read both the statements and select the most appropriate answer. Question: 5 friends S, T, U, V and W are of different ages. Who is the second eldest among them? Statement से U is younger than T, W is elder than U. T is the eldest, only the person is younger than V, only one person is younger than V.
तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो डेटा है नीचे ऑप्शन में दिए हुए वो क्या सफिशिएंट हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। क्या एक ही स्टेटमेंट काफ़ी है या फिर दोनों स्टेटमेंट काफ़ी हैं या फिर दोनों काफ़ी नहीं हैं, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखते हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। W इज़ यंगर देन T। W इज़ यंगर देन T। चलिए मान लेते हैं कि जो सबसे बड़ा है वह ऊपर है, तो W इज़ यंगर यानी कि T के नीचे होगा W। W इज़ एल्डर देन U। जो W है वह बड़ा है U से, तो कहीं ना कहीं नीचे U होगा। T इज़ एल्डेस्ट यानी कि T का पोजीशन फिक्स हो गया, T सबसे ऊपर है क्योंकि सबसे बड़ा है। ओनली वन पर्सन इज यंगर देन V। अब देखिए ओनली वन पर्सन इज यंगर देन V बोला गया, यानी कि V को यहाँ होना है क्योंकि उससे एक ही जन छोटा हो सकता है, तो वो U है सबसे छोटा, यानी कि S सेकंड नंबर पे है। अब ऑप्शंस देखते हैं। डेटा इन स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर। नहीं, दोनों स्टेटमेंट मिलाकर तो ये सफिशिएंट है, तो ये नॉट सफिशिएंट वाला ऑप्शन नहीं होगा। डेटा इन स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल सही, दोनों को मिलाकर हम पता कर सकते हैं कि सेकंड एल्डेस्ट कौन है। तो सेकंड एल्डेस्ट चूँकि यहाँ पे एस है, पता चल रहा है दोनों स्टेटमेंट मिलाकर, तो ऑप्शन 2 सही हो सकता है। लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर। तो स्टेटमेंट 1 से हमें क्या पता चल रहा है, W इज़ यंगर देन T, तो ये चीज़ हमें पता चला कि W यंगर है। W इज़ एल्डर देन U, तो W इज़ एल्डर देन U। तो क्या इससे हमें फर्स्ट स्टेटमेंट से पता चल पा रहा है? नहीं, हमें नहीं पता चल रहा क्योंकि यहाँ पे एक जगह खाली, यहाँ भी कुछ जगह खाली है, तो ये भी नहीं होगा। डेटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, तो स्टेटमेंट 2 क्या है, T इज एल्डेस्ट। अच्छा चलिए हम मान लेते हैं T इज एल्डेस्ट, पता चल गया सबसे ऊपर है। ओनली वन पर्सन इज यंगर देन V, तो V के नीचे कोई एक जन है जो उससे छोटा है, लेकिन हमें दूसरा और तीसरा का कुछ इससे पता नहीं चल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा इन स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 है। जिसने भी 4 किया हुआ गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग रिवर्स विद द ट्रिब्यूटरीज। तो देखिए ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको भारत के सारे प्रमुख नदी और उसके प्रमुख सहायक नदियां जो हैं, यानी कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उसके नाम पता होना चाहिए एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए। सही आंसर यहाँ दिया हुआ है, 1 का C, 2 का B और 3 का A है। ब्रह्मपुत्र का जो ट्रिब्यूटरी है वह दिवांग है, इंडस का जो ट्रिब्यूटरी है वह चेनाब है और यमुना का बेतवा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट I पावर P एंड वोल्टेज V। तो इलेक्ट्रिकल का बेसिक क्वेश्चन है कि पावर इज इक्वल्स टू होता है वोल्टेज इंटू करंट, यानी P इज इक्वल्स टू V इंटू I। सो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा P डिवाइडेड बाई V। सही आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following articles deals with the provision regarding the election, qualification and removal of Vice President of India। तो देखिए ये आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट के बारे जो आर्टिकल्स मेंशन करते हैं वो हैं 52 से लेकर 62 तक, और वाइस प्रेसिडेंट के बारे जो आर्टिकल्स बताते हैं वो हैं 63 से 71 तक। तो यहाँ वाइस प्रेसिडेंट का पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आर्टिकल 63 to 71। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज सोल्जर प्रोटेक्ट कंट्री इज कोडेड एज LUMHNA, एंटरप्रेन्योर प्रॉस्पर कंट्री इज कोडेड एज NAKITU एंड सोल्जर एंटरप्रेन्योर वाइटल इज कोडेड एज MHTUSY। व्हाट इज द पॉसिबल कोड फॉर कंट्री वाइटल इन दैट लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है और जो उसका कोड है उसे हम अगल बगल लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहला
लाइन है सोल्जर प्रोटेक्ट कंट्री, इसका कोड है LUMHNA। उसी तरह दूसरा कोड है एंटरप्रेनर प्रॉस्पर कंट्री, और इसका कोड है NAKITU। तीसरा लाइन है सोल्जर एंटरप्रेनर वाइटल, इसका कोड है MHTUSY। तो देखिए कंट्री दो जगह यूज़ हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी कि पहला और दूसरा में कंट्री कॉमन है। तो हम देखते हैं कि पहला और दूसरा जो कोड है यहाँ पे उसमें क्या कॉमन है। देखते हैं कि हम NA कॉमन है, यानी कि कंट्री का कोड NA हो गया, ये क्लियर है। उसके बाद वाइटल का पूछा गया है, तो वाइटल देखिए यहाँ केवल एक बार यूज़ हुआ है। अच्छा, हम और कुछ देखते हैं कोड में कॉमन क्या। देखिए कोड में MH कॉमन है, हम देख सकते हैं कि कोड में MH कॉमन है, MH यहाँ भी है और MH यहाँ भी है। तो इन दोनों सेंटेंस में क्या कॉमन है, सोल्जर कॉमन है, सोल्जर कॉमन है। इसका मतलब ENT देखिए, उसके बाद ENT, यहाँ पे ENT है, यहाँ पे ENT है, तो ENT का कोड क्या हो जाएगा, ENT का कोड हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, TU कॉमन है। तो देखिए अब बचा क्या, SY बचा यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो SY ही वाइटल का कोड होगा। तो जो सही आंसर है कंट्री वाइटल का जो कोड होगा वह NASY होगा, यानी कि ऑप्शन 1 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 32। A conical tent has to accommodate 30 persons. Each person must have 5 meter square space on the ground and 130 meter cube of air to breathe. Find the height in meter of the tent. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं। तो हमारे पास क्या है कि एक कोनिकल टेंट है, एक कोनिकल टेंट है और उसमें 30 पर्सन्स एकोमोडेट होते हैं, यानी कि 30 लोग उसमें अटते हैं। तो हम एक कोन बनाते हैं, ये हमारा कोन हो गया। आपको पता होगा कि कोन के बेस में एक सर्कल होता है। अच्छा, उसके बाद ईच पर्सन मस्ट हैव 5 मीटर स्पेस ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो ये नीचे जो सर्कल है, सर्कल का जो एरिया होगा वह 30 × 5 मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि एक इंसान 5 मीटर स्क्वायर ले रहा है, तो 30% कितने लेंगे, 30 × 5, यानी कि जो सर्कल का एरिया होगा, एरिया हो जाएगा 30 × 5, यानी कि 150 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि उसमें जो एयर है वह 120 मीटर क्यूब होना चाहिए एक इंसान के लिए। तो 30 लोगों के लिए कितना एयर चाहिए, तो जितना एयर चाहिए वह इस कोन का वॉल्यूम हो जाएगा। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr² h ये हाइट, कोन का जो हाइट है वो h होता है। तो ये कितना है, ये होगा 120 × 30, क्योंकि देखिए 120 लोग हैं, 120 मीटर क्यूब एयर चाहिए हर इंसान को। कितना इंसान है, 30 इंसान है, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, हवा का टोटल वॉल्यूम होगा 120 × 30। अब इस इक्वेशन में हम πr² जो है इसको 150 से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि πr² क्या होता है, एरिया होता है।
तो हम इस इक्वेशन में अगर पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू 150 डालते हैं तो एच का वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगा, और यही हमसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिए एच इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को मैं फिर से लिखता हूँ, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी 150 इंटू एच इज इक्वल्स टू 120 इंटू 30। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें एच का वैल्यू मिल जाएगा, और एच का वैल्यू आएगा 72। ऑप्शन 4 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ए नंबर वन इंक्रीज्ड बाय 50% गिव्स 2820, द नंबर इज। तो चलिए मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल नंबर है वो x है, x ओरिजिनल नंबर है। अब उसमें 50% बढ़ाने पर वो नंबर हो जाता है 2820, यानी कि x प्लस 50% ऑफ x इज इक्वल्स टू 2820, यानी कि x प्लस 50% ऑफ x यानी कि 50/100x। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/2x भी लिख सकते हैं, यानी कि x प्लस 1/2x इज इक्वल्स टू 2820। तो यहाँ आसानी से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2820 इंटू 2/3। तो ये आंसर आएगा 1880, यानी कि ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड। तो देखिए जो सोल्वे प्रोसेस होता है, सोल्वे प्रोसेस से सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, और जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है इससे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमसे पूछा गया है, ऑप्शन बी इसका सही है। मैं आपको बता दूं कि जो हेवर प्रोसेस है, हेवर प्रोसेस से अमोनिया बनता है, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ये सारे याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35। इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हाउ इज द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब सारे रजिस्टर्स जो हैं एक के बाद एक ऐसे लगे होते हैं, और आपको पता होगा कि इसमें जो करंट होगा वो तीनों रजिस्टर में सेम फ्लो होगा, करंट आई जो होगा वो तीनों में सेम होगा, यानी कि आई जो है यहाँ पे कांस्टेंट होगा। अब वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू होता है I इंटू आर। यहाँ पे देखिए I हमारा कांस्टेंट है क्योंकि सीरीज में करंट तीनों रजिस्टर में सेम होगा, तो V क्या हो जाएगा, जब I कांस्टेंट तो V इज प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। ये इसका सही आंसर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ऑप्शन 4 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। द लेंथ of each of two equal sides of an isosceles triangle is 100 centimeter each and the length of its base is 56 centimeter. The area in centimeter square of the triangle is। तो यह आसान क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे एरिया पूछा है, तो हम इसे डायग्राम बना के समझते हैं। ये एक ट्राइंगल गिवन है हमारे पास। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। मान लेते हैं कि ये साइड और ये साइड इक्वल है यहाँ पे, तो इसका लेंथ कितना है, 100 है, ये भी 100 होगा, और बेस कितना है, 56 है। तो अगर हम यहाँ बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा 28। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पे इसका हाइट निकाल सकते हैं, हाइट h निकाल सकते हैं हम, हाइट h निकल जाएगा इसका। तो क्या होगा, h स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 स्क्वायर। तो यहाँ से हम h का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 माइनस 28 का स्क्वायर होता है 784।
तो इससे h का वैल्यू आ जाएगा 96। अब देखिए ना, h 96 आ गया, हाइट 96 आ गया, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 56 है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है 56 और हाइट कितना निकाला हमने अभी 96। तो हाफ इंटू 56 इंटू 96 इक्वल टू होता है 2688। तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस रिप्रेजेंट द कंबशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो ये सब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 92। देखिए यहाँ एवरेज निकालना है, तो आप ध्यान दीजिए, अगर कोई भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर्स है और उसका एवरेज निकालना होता है तो उसका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 होता है। जैसे इस केस में 1 से लेकर 92 तक कंटिन्यूस नंबर्स हैं सब, यानी कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 फर्स्ट टर्म मतलब 1 प्लस लास्ट टर्म 92 डिवाइडेड बाय 2। तो ये होगा 93 बाई 2 दैट इज़ 46.5। मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज़ हमारे पास अगर नंबर होते 15, 20, 25 और 30, अगर इसका एवरेज निकालने बोला जाए तो देखिए यहाँ भी जो है ना, सबके बीच डिफरेंस कितना है 5 का, यानी कि सब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर है। तो इनका अगर हमें एवरेज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि 15 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, वही फार्मूला जो है मैंने आपको बताया। तो इसका आंसर 22.5 आ जाएगा। आपको इंडिविजुअली सबको जोड़ना नहीं है और जोड़ के फिर डिवाइड करना नहीं है, जो एवरेज का नॉर्मल फार्मूला होता है। ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 39, ऋतिक रैंक्ड 20th फ्रॉम द बॉटम एंड 30th फ्रॉम द टॉप इन हिज क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन हिज क्लास। तो एक फार्मूला याद रखिए जो रैंकिंग वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा हेल्प करेगा कि टोटल स्टूडेंट कितने, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल्स टू होता है टॉप रैंक प्लस बॉटम रैंक -1। तो टॉप रैंक कितना है 30 और बॉटम रैंक कितना है 20, कितना हो गया 50 और -1 कर देंगे तो हो जाएगा 49। ये इसका सही आंसर है। Which of the following is a method of reproduction in plant where a single parent is involved। तो देखिए, सिंगल पेरेंट जब भी इन्वॉल्व होता है तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इन ह्यूमंस। तो देखिए, जो ह्यूमंस है उनमें उसमें जो बच्चा होगा वह मेल होगा या फीमेल होगा, यह एंटायरली किस पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है फादर के क्रोमोसोम पे, कि जो मेल गैमेट आएगा फादर से उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम है वह एक्स है या फिर वाई है। अगर एक्स आया तो फीमेल होगा और अगर वाई आया तो मेल होगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। वो फादर के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन क्लोजेस्ट इंटीग्रल रुपीज on 4,000 at 5.25% per annum rate of interest for the period from 12th February 2024 to 13 April 2024। सबसे पहले तो देखिए यहाँ फरवरी 2024 का बात हो रहा है, यानी कि ये एक लीप ईयर है। तो हम टोटल यहाँ पे डेज निकाल लेते हैं कि कितने दिन पे ये इंटरेस्ट लग रहा है।
तो सबसे पहले देखते हैं कि फरवरी में कितने दिन हैं। 12 फरवरी मंथ में, फेब में जो टोटल डेज होंगे 12 फरवरी से अगर हम काउंट करना शुरू करते हैं तो डेज 29 डेज होगा, चूँकि ये लीप ईयर है तो 17 दिन हो गए फरवरी में। और मार्च पूरा है यानी कि 31 डेज। और अप्रैल में कितने दिन होंगे, अप्रैल में 13 डेज। तो टोटल डेज कितने हो गए 61। तो इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम 61 डेज जो है इसे मान सकते हैं कि ये लगभग 2 मंथ्स होता है, क्योंकि देखिए यहाँ आपको नियरेस्ट इंटीग्रल रुपीज़ में पूछा है, तो आप मान सकते हैं कि ये लगभग 2 महीने के लिए ये रेट लगा है। अब हमें टाइम मिल गया, टाइम 2 मंथ्स। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता है SI = PRT/100। तो प्रिंसिपल है हमारे पास 4000, रेट है हमारे पास 5.25 और टाइम हमारे पास है 2 मंथ्स यानी कि 2/12 करेंगे, क्योंकि यहाँ जो इंटरेस्ट है वो 1 साल का है, हमें 2 महीने का निकालना है। तो इसे सॉल्व करेंगे बाई 100, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 35। ऑप्शन 2 इसका सही है। एवरी ईयर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये देखिए, ये तो आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 44, हु अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट। तो देखिए, सबसे पहले जो भारतीय थे और स्पेस पे गए थे वो राकेश शर्मा हैं, आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जो दूसरे भारतीय व्यक्ति जो अभी तक स्पेस में गए हैं वो हैं गोपीचंद थोताकुरा। और ये जो हैं ये पहले सिविलियन भी हैं जो एज ए स्पेस टूरिस्ट गए हैं स्पेस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद होना चाहिए। वो कब गए थे स्पेस में, वो गए थे 19 मई 2024 को। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेथड टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट। तो प्लास्टिक कचड़े को रिड्यूस करने का इफेक्टिव तरीका क्या है। ऑप्शन देखते हैं। बर्निंग प्लास्टिक, जी नहीं, हम बर्न नहीं करना चाहिए हमें प्लास्टिक, क्योंकि इससे बहुत सारे हार्मफुल और टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। यूजिंग डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग्स, जी नहीं, हम प्लास्टिक बैग अगर यूज़ करते हैं तो उससे भी पॉल्यूशन होगा। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग प्लास्टिक मटेरियल, बिल्कुल सही, हमें जो प्लास्टिक मटेरियल है उनको रीयूज़ और रिसाइकल करना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इकोसिस्टम। तो देखिए, नेचुरल इकोसिस्टम इसमें से क्या है। तो क्रॉप फील्ड, देखिए क्रॉप फील्ड जो है नेचुरल नहीं है, क्योंकि हम लोग इंसान जो है अपनी मर्जी से उसमें हल वगैरह चराता है, फिर उसमें फसल उगाता है, तो ये नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। एक्वारियम भी क्या है, मैन मेड है, इसमें ये जो है कम्प्लीटली मैन मेड है। गार्डन भी ह्यूमन इंटरफेरेंस उसमें होता है और अपने हिसाब से हम उसमें पौधों को लगाते हैं और फिर उन्हें काटते भी हैं, जैसा ज़रूरत हो उन्हें डेकोरेट करने के लिए अपने अनुसार उसे शेप देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट में ह्यूमन का हस्तक्षेप कम होता है। क्वेश्चन नंबर 47, इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज हाउस फायर गैस इज कोडेड एज DYPHMT, प्रेशर गैस स्टेशन इज कोडेड एज LPPHST, स्टेशन हाउस फार्म इज कोडेड एज STBQDY, व्हाट इज़ द कोड फॉर गैस इन दैट लैंग्वेज। तो देखिए, ये सिमिलर क्वेश्चन है जो इससे पहले एक बार पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए, हमें गैस का कोड पूछा है। गैस कहाँ कहाँ यूज होता है, पहले हम ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज हुआ है। तो देखिए, गैस जो है वो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में है।
फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में है, और इन दोनों के जो कोड्स हैं उसमें कॉमन क्या है देखते हैं। DYPH MT LP PH, देखिए PH जो है PH दोनों में कॉमन है, यानी कि गैस का कोड आपको पता चल गया कि PH ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 91। देखिए सेम क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो ये नंबर्स भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा। फर्स्ट टर्म यानी कि 1 प्लस लास्ट टर्म यानी कि 91 बाई 2 यानी कि 92 बाई 2 दैट इज 46। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। What property of carbon allows it to form long chains and rings। तो देखिए कार्बन क्या होता है, कार्बन जो है उसके आउटरमोस्ट सेल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं जिससे वो बॉन्ड बना सकता है। और ये जो है कार्बन के साथ भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, और साथ ही अलग जो दूसरे एटम्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके साथ बहुत इजीली ये बॉन्ड फॉर्म करता है। इसलिए ये लंबे चेन जैसे कि कार्बन कार्बन चेन, उसी तरह कार्बन का एक रिंग जैसे बेंजीन रिंग होता है वो फॉर्म करता है। तो ये क्यों कर पाता है, क्योंकि इसके पास मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने का एबिलिटी है। मल्टीपल बॉन्ड्स देखिए, ये तो यहाँ पे कभी सिंगल बॉन्ड बना सकता है या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है। तो यही सब के कारण इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 50। Based on the English alphabetical order, 3 of the following 4 are alike in a certain way and thus forms a group. Which is the one that doesn't belong to that group? Note the odd one out is not based on the number of consonant vowels or their position in the letter cluster। तो ये भी कोडिंग का ही क्वेश्चन है। हम यहाँ जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इनका कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं FHD। तो F का कोड होता है 6, H का कोड होता है 8 और D का कोड होता है 4। V का कोड होता है 22, S का कोड होता है 19 और T का होता है 20। ZWX, तो Z का होता है 26, W का 23 और X का 24। NKL, इसका N का होता है 14, K का 11 और L का 12। तो देखिए हम क्लियरली देख सकते हैं कि दूसरे तीसरे और चौथे ऑप्शन में एक पैटर्न नज़र आ रहा है। कैसा पैटर्न है, तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ 19 के बाद 20 आया, 19 फिर 20 उसके बाद 22, यानी कि 19 20 फिर एक गैप होकर 22 है, फिर 23 24 एक गैप होकर 26, 11 12 एक गैप है, फिर 14 है। लेकिन ये पैटर्न हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि जो ऑड वन आउट है वह ये पहला ऑप्शन है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने RRB JEE CBT 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक डिटेल में सॉल्व और एक्सप्लेन कर लिया है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आपको एग्ज़ाम का रियल लेवल क्वेश्चन पैटर्न और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक इसी पेपर को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।